स्टोक्स के लिए हमें क्या करना है, एक अगेन सिस्टम कंसिडर करना है, जिस सिस्टम के अंदर क्या होगा, एक लिक्विड लेंगे। लिक्विड की क्या खास बात होनी चाहिए, वो लिक्विड कैसा होना चाहिए, विस्कस लिक्विड होना चाहिए। विस्कस एंड प्लेन लिक्विड की खास बात होनी चाहिए, प्लेन लिक्विड की स्पीड क्या होती है, थोड़ी क्विक होती है, उसके अंदर विस्कस फोर्स बहुत कम होता है। जैसे प्लेन वाटर की मैं बात करूं तो प्लेन वाटर को आप नॉन विस्कस लिक्विड बोल सकते हो। क्यों नॉन विस्कस बोल सकते हो, क्योंकि नॉन विस्कस को अगर मैं ड्रॉ करूं तो हर एक लेयर पे वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। एंड अगर मैं बात करूं नॉन विस्कस लिक्विड की, तो नॉन विस्कस लिक्विड पे हर एक लेयर पे स्पीड क्या होगी, अलग होगी, ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स। तो दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन की वजह से उसकी लिक्विड स्पीड क्या होगी, हर एक लेयर पे अलग होगी। बट नॉन विस्कस लिक्विड, जैसे मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसके हर एक लेयर पे स्पीड क्या होगी, सेम होगी। ओके, सो नाउ अब हम क्या करते हैं, एक विस्कस लिक्विड ले लेते हैं, उस विस्कस लिक्विड के अंदर एक कोई मेटल बॉल को हम इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सो मान लेते हैं ये मेरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर मैंने क्या लिया है, ग्लिसरीन लिया है। ठीक है, एंड हमें पता है ग्लिसरीन इज अ विस्कस लिक्विड, इसकी विस्कोसिटी थोड़ी हाई होती है, वाटर का तो विस्कोसिटी ऑलमोस्ट जीरो कंसीडर कर सकते हैं, बट ग्लिसरीन की विस्कोसिटी हाई होती है। इससे भी अगर हाई लेना है तो आप कोई दूसरा ऑयल भी ले सकते हो, आप ऑयल भी या हनी आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो, बट फिलहाल मैंने क्या कंसीडर किया, ग्लिसरीन, इट्स अ विस्कस लिक्विड। अब इस ग्लिसरीन के अंदर मैं एक मेटल बॉल को क्या करता हूं, इमर्स करता हूं। तो जैसे ये मेटल बॉल एंट्री करेगा तो इस मेटल बॉल की अपनी खुद की रेडियस होगी, इस मेटल बॉल की खुद रेडियस होगी ना। अभी ध्यान से समझना है कि जैसे आप इस मेटल बॉल को आप रिलीज करोगे, इस मेटल बॉल को आप रिलीज करोगे तो इनिशियली ये क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी ये एक्सेलरेट करेगा, ड्यू टू ग्रेविटी वो एक्सेलरेट करेगा। ओके, एज सुन एज यू रिलीज, जैसे आप उस मेटल बॉल को आप रिलीज करोगे तो ये क्या करेगा, इनिशियली कुछ डिस्टेंस तक वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। क्यों एक्सेलरेट करेगा, ड्यू टू ग्रेविटी, वो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, बॉडी एक्सेलरेट करेगा। बट कुछ समय डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये क्या करेगा, एक बाइंड फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्यों, लिक्विड क्या करेगा, एक बाइंड फोर्स एक्सर्ट करेगा, एंड बाइंड फोर्स एक्सर्ट करेगा प्लस एक विस्कस फोर्स भी एक्सर्ट करेगा। विस्कस फोर्स किधर होगा, अपोजिट टू द मोशन, क्योंकि बॉडी का मोशन किधर है, बॉडी नीचे आने का ट्राई कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से बॉडी नीचे आने का ट्राई कर रहा है, बट उसके ऊपर दो अपवर्ड फोर्स लगेगा। एक फोर्स कौन सा लगेगा, विस्कस फोर्स, एंड एक ऊपर वाला फोर्स लगेगा, बाइंड फोर्स। तो कुछ सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बॉडी क्या करेगी, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट हो जाएगी। अब वो एक्सेलरेट करना बंद कर देगा। क्यों एक्सेलरेट करना बंद कर देगा, क्योंकि टोटल अपवर्ड फोर्स एंड टोटल डाउनवर्ड फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। अगर दोनों फोर्स बैलेंस हो जाए, अपवर्ड फोर्स एंड लोअर फोर्स बैलेंस हो जाए, तो बॉडी पे नेट फोर्स क्या लगेगा, जीरो। तो इस सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा जीरो, अगर नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो बॉडी एक्सेलरेट करना बंद कर देगा। जब बॉडी एक्सेलरेट करना बंद कर देगा तो बॉडी के पास स्टिल नीचे आते रहेगा, बॉडी नीचे ट्रैवल करते रहेगा। क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या करेगा कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यूसली वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा, इवन दो एक्सेलरेशन उसका जीरो हो चुका है। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो क्यों हुआ, क्योंकि उस बॉडी के ऊपर अभी नेट फोर्स लगना बंद हो गया। नेट फोर्स क्या हो गया, टोटल अपवर्ड फोर्स एंड टोटल डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस हो जाएंगे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उस ग्लिसरीन के अंदर। ओके, नेट फोर्स अगर जीरो हो गया तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा नहीं, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं फोर्स को ही बैलेंस कर दूं तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। बट स्टिल बॉडी नीचे ट्रैवल करती रहेगी। क्यों करती रहेगी, द रीजन इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या करेगा, उसको कंटिन्यूसली नीचे लेके आएगा, बट बॉडी के पास एक पर्टिकुलर स्पीड अचीव हो जाएगी एंड दैट स्पीड इज कॉल्ड वाज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल क्यों बोलते हैं, टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। एंड हमें पता है कांस्टेंट स्पीड का एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मेरा वेलोसिटी ही टर्मिनेट हो जाए, मेरा वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो जाए, तो उसकी एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये चीज भूलना नहीं है।
तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? एक ऐसी वेलोसिटी इन द कौन विस्कस फ्लूइड जब उसका अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए एंड बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे फ्लूइड के अंदर मूव करना चालू कर दे। तो अभी स्टोक्स लॉ हमें यह बताता है कि ये जो विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है, विस्कस फोर्स लग रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सो दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका, पहले हमें याद रखना है रेडियस, उसका रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा एंड उसका वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा एंड उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उस लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट मैथमेटिकली कितना लिया गया? 6 पाई एंड रिमेनिंग टर्म क्या है? ईटा आर वी। सो दिस इज द विस्कस फोर्स एंड ये विस्कस फोर्स का इक्वेशन किसने दिया था? स्टोक्स लॉ। सो दिस इज अगेन अ विस्कस फोर्स फॉर्मूला किस टर्म्स में? टर्मिनल वेलोसिटी टर्म में। ये जो vt है कौन सा वेलोसिटी है? टर्मिनल वेलोसिटी। विस्कस फोर्स गिवन बाय स्टोक and that is why it is called about Stokes law. Okay, so Stokes law का जो विस्कस फोर्स का इक्वेशन जो हमने डिराइव किया, इसका इक्वेशन क्या है? 6 पाई ईटा आर वी, वेयर 6 पाई इट्स अ मैथमेटिकल कांस्टेंट, ईटा विस्कोसिटी बताता है, आर रेडियस ऑफ द बॉल जो लिक्विड के अंदर आने का ट्राई कर रहा है, और वी क्या बताता है? टर्मिनल वेलोसिटी। अब जो हमारा टारगेट है कि टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड आउट कैसे किया जाए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कब होती है? जब हमें पता है कि टोटल अपवर्ड फोर्स एंड टोटल डाउनवर्ड फोर्स जब एक दूसरे को क्या कर दे? बैलेंस कर दे, तो नेट एक्सेलरेशन जो सिस्टम का हो, मतलब बॉल का सिस्टम का, जीरो हो जाए। जीरो हो जाने के बाद मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव कर ली। ठीक है, तो उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी का कंडीशन पूछूं तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। टोटल अपवर्ड फोर्स एंड टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे एंड बॉडी कौन सा स्पीड को अचीव कर लेगी? टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेगी। सो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो टोटल अपवर्ड फोर्स में पहला तो एक विस्कस फोर्स है एंड दूसरा कौन सा फोर्स है? बाइंड फोर्स है। दो फोर्स हम पे लग रही है, मतलब इस बॉडी के ऊपर अपर साइड दो फोर्स लग रही है। तो एक फोर्स लग रही है विस्कस फोर्स, दूसरा फोर्स लग रही है बाइंड फोर्स, और नीचे बात करूं तो वेट, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रही है विच इज वेट। ना विस्कस फोर्स की अगर मैं बात करूं तो विस्कस फोर्स क्या होता है? अभी जस्ट हमने निकाला विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 6 पाई ईटा आर वी। ओके, वेयर वी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। प्लस बाइंड फोर्स क्या होता है? अभी यहां पे ध्यान से रखना है, लेयर लिक्विड के अंदर बॉडी पूरा सबमर्ज हो चुका है, तो बॉडी की टोटल वॉल्यूम क्या हो चुकी है? सबमर्ज हो चुकी है। तो अगर मैं बात करूं फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू व्हाट? ग्रेविटी। तो मास क्या होगा? डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। अब गाइस याद रखना ये वॉल्यूम कौन सा है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज। तो अब यहां पे याद रखना है कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया? लिक्विड के अंदर आ चुका है, तो टोटल नेट वॉल्यूम लेना है। अच्छा, ये डेंसिटी क्या हो जाएगा? ये डेंसिटी हो जाएगा किसकी? बॉल की डेंसिटी। नहीं, ये डेंसिटी क्या हो जाएगी? लिक्विड की डेंसिटी। तो मैं यहां दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मैं इस मेटल बॉल की डेंसिटी बताऊं तो मैं इसको रो ले लेता हूं, और मैं ये जो लिक्विड लिया हूं इस लिक्विड की डेंसिटी को मैं क्या करता हूं? सिग्मा ले लेता हूं। लिक्विड की डेंसिटी को सिग्मा से बता देता हूं और बॉल की डेंसिटी को किससे बता देता हूं? रो से बता देता हूं। तो फिलहाल यहां पे मैं क्या ले सकता हूं? लिक्विड की डेंसिटी क्या है? सिग्मा रो, सिग्मा वी जी, एंड मास क्या होगा? इस पूरे बॉडी का मास किस पे डिपेंड करेगा? उसके डेंसिटी, उसके वॉल्यूम, उसके जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें क्या करना है? वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल वेलोसिटी, प्लस सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वी क्या है? वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, पूरा का पूरा वॉल्यूम बॉडी लिक्विड के अंदर आ चुका है, इनटू जी इज इक्वल टू सिग्मा
b कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, ये पूरा टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, या फिर आप क्या करो इस टर्म को राइट में लेके जाओ तो रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा 6 पाई ईटा आर बी। सो व्हाट आई कैन राइट हियर 6 पाई ईटा आर बी टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे कांस्टेंट क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। सो यहां पे मैं लिख देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब और वहां से जी भी कॉमन ले लेता हूं। तो अगर मैं ये पूरे टर्म को कॉमन ले लूं 4/3 पाई आर क्यूब जी, तो मेरा बचा हुआ टर्म क्या है सिग्मा माइनस रो। तो यहां से लिख सकता हूं सिग्मा माइनस रो। वह सिग्मा क्या है, सिग्मा बॉल की डेंसिटी और ये क्या हो जाएगा रो क्या है लिक्विड की डेंसिटी। और हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि बॉल की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होगी, तो आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हो कि बॉल की डेंसिटी पहले आएगी एंड बाद में ये लिक्विड की डेंसिटी आएगी। ओके, सो अब ये क्या क्या टर्म कैंसिल हो रहा है और टर्म को हम क्या करते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं। सो यहां से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, यहां से 2 3 जा 2 2 जा, ठीक है, ये सभी टर्म हो गए। सो यहां पे बचा हुआ कितना है 3 ईटा वी टी इज इक्वल टू 2/3 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो। यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है वी टी टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2/3 को नीचे लाओगे 9 हो जाएगा आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा और ईटा को भी आप क्या करो नीचे ही बुला लो। सो ये जो रिमेनिंग टर्म बचा दिस इज द इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी का फाइनल इक्वेशन क्या आ गया 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ईटा क्या बताता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है।